Good morning, students. Now today we will teach you our new chapter, skeletal system. 9th क्लास होम साइंस की क्लास है। आज हम आपको सेकेंड लेसन पढ़ाएंगे, अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र। क्लियर? फर्स्ट लेसन हमने प्रीवियस क्लास में आपका कंप्लीट कर दिया था और आज हम पढ़ेंगे अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र। अस्थि मीन्स हड्डियाँ, जो शरीर में जो हड्डियाँ होती हैं, है ना, उन अस्थियों की वजह से ही हमारे शरीर को एक सुंदर सा आकार मिलता है। किसकी वजह से? उन अस्थियों की वजह से ही। लेट्स स्टार्ट। मानव शरीर में विभिन्न कार्य करने के लिए अनेक अंग पाए जाते हैं, है ना। शरीर के जितने भी अंग होते हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे आँख है, आँख देखने का कार्य करता है, कान सुनने का कार्य करता है। तो शरीर में जितने भी अंग होते हैं वे अपने अपने कार्य करते हैं, और जो शरीर में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, परंतु इनकी निश्चितता को बनाए रखने के लिए तथा इस कोमल अंगों की सुरक्षा हेतु एक ठोस आधार भी मानव शरीर में पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कंकाल। क्या कहा जाता है? जिसे कंकाल कहते हैं। और ये हमारे शरीर में महत्वपूर्ण कार्य करता है। इस कंकाल में विभिन्न अस्थियां संयोजक तंतुओं द्वारा जुड़ी रहती हैं, और कंकाल हमारे शरीर को एक निश्चित आकृति, आकार तथा दृढ़ता प्रदान करता है, और साथ ही अनेक अत्यंत कोमल अंगों की सुरक्षा भी करता है। जो कंकाल होता है वो हमारे शरीर को एक सुंदर आकृति, आकार प्रदान करता है, साथ ही हमारे जो कोमल अंग हैं उनकी सुरक्षा भी करता है। जैसे आँखें हो गई, मस्तिष्क है, हृदय, फेफड़े आदि जो कोमल अंग है उनकी सुरक्षा भी करता है। नेक्स्ट टॉपिक, कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। कंकाल तंत्र क्या है? अब कंकाल तंत्र शरीर में बहुत ही छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती हैं, और इस हड्डियों के व्यवस्थित क्रम से जुड़ने पर बने ढांचे को ही हम क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं। तो कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है? जो छोटी छोटी हड्डियों के एक व्यवस्थित क्रम से जुड़ने पर बने ढांचे को ही कंकाल तंत्र कहते हैं। और इसको मुख्यतः दो प्रकार के कंकाल पाए जाते हैं, एक बाह्य कंकाल और एक अंत कंकाल। बाह्य मतलब बाहर का, और अंत मतलब आंतरिक। बाह्य कंकाल है, ये मुख्यतः सभी जंतुओं के शरीर में पाया जाता है। यह भाग शरीर के बाहर त्वचा के ऊपर स्थित होता है, जैसे नाखून, बाल तथा दांतों के इनेमल। मनुष्य में बाहरी कंकाल अत्यंत ही छोटे रूप में होता है। जैसे बाहरी कंकाल है, जैसे बाहरी कंकाल में क्या है? नाखून है, बाल है तथा दांतों के इनेमल, ये सब हमारे क्या है? बाहरी कंकाल है। और आंतरिक कंकाल में यह कंकाल शरीर के भीतर त्वचा के नीचे स्थित होता है। अंत कंकाल के रूप में मानव में विभिन्न बड़ी तथा छोटी लगभग 206 अस्थियां पाई जाती हैं। सभी को पता है कि मनुष्य में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 206 अस्थियां पाई जाती हैं। चूंकि इन अस्थियों को बाहरी रूप से नहीं देखा जा सकता है, इसलिए इस कंकाल को अंत कंकाल कहते हैं। अगर आप अपनी त्वचा में, अगर त्वचा के अंदर की जो हड्डियां हैं आपको बाहर से दिखाई देती हैं, वो नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो मांस से ढका हुआ है। तो वो छोटी छोटी जितनी 206 हड्डियां हैं हमारे शरीर में, वो इतनी छोटी छोटी हड्डियां होंगी, बताइए, है ना। तो वो जो हड्डियों का जो स्वरूप है वो हमें बाहरी से नहीं दिखाई जाता। तो ये क्या है? अंत कंकाल है, शरीर के अंदर स्थित होते हैं। और विशेष रूप से अंत कंकाल ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही शरीर को आधार प्रदान करता है तथा विभिन्न छोटे तथा कोमल अंगों की सुरक्षा का कार्य भी करता है। कौन? अंत कंकाल। क्लियर? बाह्य कंकाल और अंत कंकाल। इसे कंकाल तंत्र को दो प्रकार के कंकालों में, मुख्यतः दो प्रकार के कंकाल पाए जाते हैं, बाह्य और अंत कंकाल। नेक्स्ट टॉपिक इज अस्थियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बोन्स। अब अस्थियों के क्या प्रकार हैं? अस्थियों को भी मानव शरीर में दो प्रकार की अस्थियां बताई गई हैं यहाँ पे। एक तो उपास्थि और दूसरा है अस्थि। उपास्थि मुख्यतः क्रॉडिन नामक पदार्थ का बना होता है। जो उपास्थि अस्थि होती है वह क्रॉडिन नामक पदार्थ का बना होता है। और क्रॉडिन कुछ लचीला, अर्ध ठोस मतलब आधा ठोस आधा
कठोर होगा और आधा सॉफ्ट होगा, तथा कुछ पीले रंग का श्वेत रेशेदार कुछ कड़ा सा पदार्थ होता है। इसमें महीन कोलेजन जंतुओं का एक सुव्यवस्थित जाल भी फैला रहता है। इन्हीं कोलेजन तंतुओं के कारण ही उपास्थि में दृढ़ता के साथ साथ लोच भी रहती है, और ये तंतु शरीर के सक्रिय अवस्था में सिकुड़ी हुई अवस्था में पाए जाते हैं तथा आराम के समय फैले रहते हैं। इसी कारण रात्रि के समय तथा मृत्यु के बाद हमारा शरीर कुछ लंबा हो जाता है। उपास्थि मुख्यतः श्वास नली के छल्ले, मनुष्य की नाक के सिरे पर और कान के पिन्ना, विभिन्न अस्थियों के संधि स्थल के मध्य उपास्थि की गद्दी होती है। मतलब ये जब आराम करते हैं तो इससे क्या हो जाता है, ये जो हड्डियां अंदर की होती हैं वो फैल जाती हैं, जिससे कहा जाता है कि रात्रि के सोते समय और मृत्यु के समय शरीर कुछ लंबा सा प्रतीत महसूस होता है। सेकंड है हमारा आस्थि। आस्थि मीन्स बोन, अस्थि। सेकंड पॉइंट इज अस्थि, बोन। बोन आपको अस्थि बताया था, अस्थि मतलब हड्डी, बोन। मनुष्य में अंतकंकाल का अधिकांश भाग अस्थियों का बना होता है। जो मनुष्य के अंतकंकाल होता है, आंतरिक भाग होता है, वो किसका बना होता है? हड्डियों का बना होता है। और संरचना के आधार पर आप डायग्राम में दे सकते हैं, संरचना के आधार पर अस्थि में लगभग 62% अकार्बनिक तत्व कैल्शियम तथा फास्फोरस तथा 38% कार्बनिक तत्व ओसीन होते हैं। कैल्शियम तथा फास्फोरस के कारण ही अस्थि ठोस एवं कठोर होती है। कहा जाता है ना कि कैल्शियम मनुष्य के जो शरीर में हड्डियां होती हैं उसको मजबूत बनाता है, तो जिसमें हमें कैल्शियम मिलता है तो ऐसी चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए। इसीलिए बच्चे को के जन्म के साथ ही उसे क्या पिलाया जाता है? दूध। दूध पर जोर दिया जाता है, क्योंकि दूध पीने से क्या कैल्शियम की पूर्ति होती है। तो और साथ ही साथ वो अस्थियों को, हड्डियों को भी मजबूत करने में सहायक है। अधिकांशतः अस्थियां अंदर से खोखली होती हैं और ये शरीर का ढांचा बनाती है, कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करती है तथा पेशियों के संधि स्थान प्रदान करके शरीर की गति तथा गमन में सहायता प्रदान करती है। पेशियों की संधि मतलब जो आप लोगों की उंगलियां मुड़ती है, तो इसमें कैसे मुड़ती हैं? क्योंकि इसके बीच में क्या बना हुआ है? ये गैप है। गैप से ये हड्डियों के तो अलग अलग पीस है, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, जिसके आसानी से हम लोग किसी भी हाथों से अपने किसी भी सामान को उठा सकते हैं और रख सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो ये जो अस्थियां होती हैं वो हमारे शरीर को, अस्थियां जो शरीर के अंदर होती हैं, लेकिन ये शरीर को ढांचा, ये शरीर का ढांचा भी बनाती है तथा कोमल अंगों को सुरक्षा भी प्रदान करती है। इसी प्रकार हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार की अस्थियों से बना हुआ है, जो भिन्न भिन्न होती हैं। मतलब हमारे शरीर में कितनी तरीके की अस्थियां पाई जाती हैं। कुछ अस्थियां लंबी होती हैं, कुछ अस्थियां गोल होती हैं, कुछ चपटी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, कुछ विषम में विरूप अस्थियां होती हैं। जैसे लंबी अस्थियां हम प्राय देखते हैं, बाँह और टांगों की अस्थियां लंबी होती है। जो हाथ और हमारे जो पैर हैं उसकी अस्थियां हमारी प्राय कैसी होती हैं? लंबी होती है। और ये कई स्थानों पर संधियां होती है। संधियां मतलब जहाँ हड्डियां एक दूसरे से जुड़ती है, जहाँ मुड़ने का काम होता है ना। और इसलिए कई स्थानों पर संधियां होती हैं, ताकि हम आराम से उठते और बैठते अपने पैरों को मोड़ भी सकते हैं इन संधियों के कारण। गोल संधि, ये गोल संधि कहाँ होती है? ये ऊपर से कठोर व अंदर से खोखली होती है, और ये शरीर के ऐसे भागों में होती है जिन्हें हिलाने डुलाने की अपेक्षा शक्ति अधिक चाहिए, जैसे कलाई व टखने की अस्थियां, है ना, जो गोल होती हैं। गोल जहाँ कहाँ होती है? कलाई में और टखने की अस्थियां। चपटी अस्थियां, ये आकार में चपटी होती है और ये अस्थियां आपस में मिलकर कोमल अंगों के लिए सुरक्षित स्थान बनाती है, जैसे खोपड़ी है, चेहरा है, कपाल है तथा पीठ है। इसमें कैसी अस्थियां पाई जाती हैं? चपटी, मतलब चपटी टाइप की इसकी हड्डियां होती हैं। छोटी अस्थि, ये पतली छोटी अस्थि होती है, जैसे हाथ पैर की उंगलियों की अस्थि, उनमें छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, है ना। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? हाथ और पैर में। विषम तथा विरूप अस्थियां, इन अस्थियों का कोई आकार नहीं होता है, विषम आकार की होती है। विषम मतलब कोई भी आकार का हो सकती है, किंतु मजबूत होती हैं। जैसे ये कहाँ पाई जाती है? कनपट्टी, जबड़ा और रीढ़ की केरुष्काएं, तालू आदि स्थानों पर। नेक्स्ट है अस्थियों की संख्या। अब इसमें जो आपको टेबल दिखाई दे रहा है, इसमें बताया गया है कि शरीर के किस अंग में, कपाल में, जैसे चेहरे में, कर्ण अस्थियों में अस्थियों की जो संख्या कितनी होती है। और इन सब अस्थियों को मिलाकर हमारे शरीर में कितनी अस्थियां पाई जाती है? 206 अस्थियां पाई जाती हैं। बाहर से हम अपने सिर को देखते हैं, शरीर को देखते हैं, तो हमारे शरीर हमें बहुत सुंदर प्रतीत होता है, लेकिन जब हम आंतरिक उसकी खोज करते हैं तो हमें पता चलता है कि जैसे चेहरे में कितनी अस्थियां होती? 14 अस्थियां होती है। बताइए, 14 अस्थियां मिलकर आपका चेहरा इतना सुंदर बनता है।
तो ये जितनी भी अस्थियां होती है टोटल मिला के हमारे शरीर में कितनी अस्थियां पाई जाती है? 206 अस्थियां पाई जाती हैं। आगे नेक्स्ट, अस्थि की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ बोन। मानव शरीर में अस्थियां मोटी, मजबूत तथा अधिक जटिल होती हैं। आमतौर पर माना जाता है कि अस्थियां अंदर से ठोस होती हैं, परंतु अस्थियां ठोस न होकर उनके अंदर कुछ भाग ठोस परंतु कुछ भाग में रक्त तथा अन्य तरल पदार्थ भी भरे रहते हैं। अस्थियों में रक्त नलिकाओं के साथ साथ तंत्रिका सूत्र भी पाए जाते हैं। जो अस्थियां होती हैं आधी कठोर होती हैं और आधी कैसी होती हैं? थोड़ी सॉफ्ट होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? कुछ भागों में रक्त होता है तथा अन्य तरल पदार्थ भी भरे रहते हैं। मानव अस्थि का निर्माण कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों ही तत्वों से मिलकर होता है। कार्बनिक तत्वों में जो मनुष्य की जो अस्थि का निर्माण होता है वो किससे बनता है? कार्बनिक और अकार्बनिक। और कार्बनिक तत्वों में क्या होता है? मिक्स होता है, उसमें ओसीन नामक पदार्थ होता है। कार्बनिक तत्वों में क्या पाया जाता है? ओसीन। तथा अकार्बनिक पदार्थों में जो अकार्बनिक होते हैं उसमें होता है कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, कार्बोनेट, मैग्नीशियम्स, कार्बोनिक अम्ल आदि तत्व पाए जाते हैं। परंतु इन सभी में कैल्शियम तथा फास्फोरस तत्वों की मात्रा सर्वाधिक होती है। वस्तुतः इन्हीं दोनों तत्वों के कारण ही अस्थि मजबूत होती है। प्राय परिवार में भी बच्चों में ये जोर दिया जाता है कि कैल्शियम जिससे प्राप्त होता है उस चीज़ों का सेवन अधिक से अधिक करें। क्यों? क्योंकि इसको करने से जो अस्थि और अधिक मजबूत होती है, और जितना हड्डियां हमारी मजबूत होगी उतने ही हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। नेक्स्ट, किसी लंबी अस्थि का आंतरिक अध्ययन करने पर पता चलता है कि अस्थि के चारों ओर कैल्शियम तथा फास्फोरस का एक बड़ा आवरण होता है जिसे अस्थिछंद या पेरिओस्टियम कहते हैं। लंबी खोपड़ी अस्थियों में मज्जा गुहा होती है और इन आवरण के अंदर एक गुद्देदार भाग होता है जिसे अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहते हैं। इस भाग में भी लाल रक्त कणिकाओं तथा श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। लाल रक्त और श्वेत कण अस्थि के बाहरी आवरण तथा अस्थि मज्जा के बीच अनेक नलियां पाई जाती हैं जिन्हें हेवर्सियंस नालियां कहते हैं। ये नालियां प्राय अस्थि की लंबाई के समांतर होती हैं। इन्हीं नलियों से होकर रक्त नलिकाओं तथा तंत्रिका सूत्र अस्थि में फैले रहते हैं। जैसे वो अस्थि जितनी अस्थि की लंबाई होती है उसी के साथ वो नलियां भी प्राय उसी के समांतर होती है और जिसमें रक्त का प्रवाह होता है। शरीर में अस्थि बनने की प्रक्रिया को अस्थि प्रजनन भी कहते हैं। इसमें दो मुख्य चरण होते हैं। पहले चरण में अस्थि कोशिकाओं से कार्बनिक पदार्थ का श्रावण करना तथा दूसरे चरण में अकार्बनिक लवण उस नई बनी अस्थि पर जमा होते हैं। इस प्रकार नवजात शिशु में बनी अस्थियां अधिक कोमल तथा लचीली होती है और जीवन के आरंभ में इसका विकास प्रारंभ में ही हो जाता है। परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अस्थियों पर कैल्शियम तथा अन्य अकार्बनिक पदार्थों का जमाव बढ़ता जाता है जिससे अस्थियां मजबूत होती जाती हैं। परंतु पौधावस्था के समय या उसके बाद अस्थियां अधिक जमाव के कारण शीघ्र टूटने वाली हो जाती हैं। साथ ही इसके स्वयं जुड़ने की क्षमता भी क्षीण होती जाती है। अस्थियों में लचीलापन कम हो जाता है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो क्या होता है? उसकी जो अस्थियां होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, कोमल होती हैं और जैसे जैसे धीरे धीरे वो बढ़ता है वैसे वैसे कैल्शियम तथा अकार्बनिक पदार्थों का जमाव बढ़ता जाता है जिससे उसकी जो अस्थियां होती हैं वो मजबूत हो जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो पौधावस्था की तरफ बढ़ता है तो उसकी अस्थियां कैसी हो जाती हैं? धीरे धीरे जो उस जमाव के कारण क्या हो जाती है? शीघ्र ही टूटने लगती हैं और जिससे अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। आगे है अस्थियों का वर्गीकरण। अब अस्थियों को उन्होंने कितने भागों में उसको वर्गीकृत किया है? क्लासिफिकेशंस ऑफ बोन्स, मतलब इसे कितने भागों में हमें बांटा गया है। मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती है? 206 अस्थियां होती हैं, तो आप सभी को पता है। और इन्हें अध्ययन की सुविधा के लिए निम्न 3 भागों में बांटा गया है, इसे समझाने के लिए, है ना। कितने भागों में बांटा गया? 3। एक तो खोपड़ी, स्कल, धड़, ट्रंक, भारे एवं टांगे, लिम्स, है ना। तो इन 3 भागों में इसे बांटा गया है। पहला है खोपड़ी। डायग्राम में आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि खोपड़ी की अस्थियां, खोपड़ी में भी आप देख रहे हैं कि बगल की हड्डी, ललाट, कनपट्टी की हड्डी, अनुकंपाल या पश्चकंपाल, मध्यका, नाक की हड्डी, ऊपर जबड़े की हड्डी और निचले जबड़े की हड्डी। आपका अपना चेहरा तो आपको बहुत सुंदर लगता है, लेकिन चेहरे के अंदर ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये है वास्तविकता। आपका जो चेहरा है उसके अंदर इस प्रकार से ये अस्थियां होती हैं।
खोपड़ी में अस्थियां शरीर में सबसे अधिक जटिल प्रकार से व्यवस्थित होती हैं। कुल मिलाकर 22 अस्थियां खोपड़ी में पाई जाती हैं। खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 22 अस्थियां होती हैं। खोपड़ी जो शरीर का सबसे ऊपरी भाग है, अध्ययन की सुविधा के लिए इसे भी निम्न 2 भागों में बांटा गया है। खोपड़ी क्या है? हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क के आदेश के अनुसार ही हमारे शरीर का पूरा जो शरीर है कार्य करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है हमारे शरीर का? मस्तिष्क। इसे भी अध्ययन करने की उससे इसे 2 भागों में बांटा गया। एक तो कपाल और दूसरा है चेहरा। कपाल में मुख्य रूप से मस्तिष्क से संबंधित अस्थियां होती हैं। ये मस्तिष्क की सुरक्षा को महत्वपूर्ण कार्य करती है। इनकी संख्या 8 होती है। जो कपाल होती है, इनमें अस्थियां पाई जाती है, उनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कपाल में स्थित लगभग सभी अस्थियां चपटी तथा उत्तलाकार होती हैं, ऊपर को उठी हुई जैसे उल्टी कढ़ाई के रूप में। सभी 8 अस्थियां आपस में इस प्रकार सटी रहती हैं कि इनके बीच रिक्त स्थान या गति नहीं होती है, जिससे लगता है कि कपाल मानो किसी एक ही संधि का बना है। वस्तुतः कपाल में अग्रलिखित अस्थियां भी पाई जाती है। मतलब कपाल जो होता है, जैसे कढ़ाई से उल्टी करते हैं उसी टाइप की हड्डियां होती हैं इसमें। और हड्डियां इतनी आपस में, अस्थियां आपस में इतनी जुड़ी हुई होती है कि उसमें किसी प्रकार का कोई भी गैप या कोई भी रिक्त स्थान नहीं होता है। और जो वस्तुत कपाल में अग्रलिखित अस्थियां पाई जाती हैं वो पहला है ऑक्सिपिटल अस्थि। एक पश्च कपालस्थि होती है। एक पश्च कपालस्थि डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कहाँ पे शो किया गया है। जो हमने आपको दिखाया था खोपड़ी की अस्थि, खोपड़ी की अस्थि है ना। खोपड़ी की अस्थि में आप नीचे डायग्राम में देखेंगे कि कैसे ऑक्सिपिटल अस्थि अर्थात एक पश्च कपाल अस्थि। सबसे नीचे में देखेंगे कि अनुकंपाल या पश्च कपाल अस्थि। दोनों पार्श्वस्थियों के बीच एक छोटी सी अस्थि होती है। यह खोपड़ी के पीछे का भाग बनाती है। डायग्राम में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो खोपड़ी का जो पीछे भाग होता है, 2 भाग दिखाई दे रहे हैं आपको। ये खोपड़ी के पीछे का भाग बनाती है और यह एक चपटी, उत्तल तथा बाहर से चिकनी अस्थि होती है। इसके निचले भाग में एक काफी बड़ा छिद्र पाया जाता है, जिसे महाछिद्र या फोरामेन मैग्नम कहते हैं। जो आपके सिर है ना, मस्तिष्क खोपड़ी है, उस खोपड़ी के पीछे वाला हिस्सा दिखाया गया कि किस प्रकार से 2 अस्थियां आपस में एक दूसरे से मिली हैं और उसके नीचे एक बहुत बड़ा छिद्र होता है जिसे कहा जाता है महाछिद्र। इसी महाछिद्र से होकर अनेक तंत्रिकाएं, सूत्र तथा रक्त नलिकाएं मस्तिष्क तथा शरीर के अनेक हिस्सों को जाती हैं। मतलब ब्लड का सर्कुलेशन होता है जिसमें अनेक नलियाएं इससे जुड़ी होती हैं। महाछिद्रों के दोनों ओर 2 भार होते हैं जिन्हें अस्थिकंद या कॉन्डाइल्स कहते हैं। यह दोनों कॉन्डाइल्स खोपड़ी को इधर उधर घुमाने में अक्ष का काम करते हैं। यह संख्या में 1 होती है और अस्थि में पाए जाने वाला महाछिद्र मस्तिष्क मेरु रज्जा से जुड़ा रहता है। स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं ना, जिसकी सहायता से हम अपने सिर को यहाँ से वहाँ आराम से घुमा सकते हैं। जैसे अगर सीधे खड़े होंगे तो सीधे को हम पीछे तक, जहाँ तक हमारा हम सिर को पीछे ले घुमा सकते हैं। अब है दूसरा पैराइटल अस्थि है। यह चपटी और बाहर की ओर, डायग्राम में देखिए पैराइटल अस्थि लिखी गई है। यह कैसी होती है? ये चपटी होती है, बाहर की ओर उभरी हुई अस्थि होती है। यह संख्या 2 में पाई जाती है। दोनों अस्थियां मिलकर खोपड़ी की छत का निर्माण करते हैं और ये ललाट के अगल बगल कपाल के दोनों ओर के गोल भाग बनाती है। और यह अपने आगे की ओर फ्रंटल अस्थि से अलग बगल श्रवण कोश की अस्थियों से जुड़ी हुई रहती है, जो हमारे आगे का है पोर्शन है ना, जो 2 हड्डियों को मिलाकर एक बहुत सुंदर सा शेप प्रदान करती है। अब थर्ड में फ्रंटल अस्थि क्या है? ये फ्रंटल अस्थि मीन्स ये भी एक ललाट में होती है। यह अस्थि खोपड़ी के आगे की छत, माथा तथा आंखों के गड्ढे में छज्जे की भांति उभरा हुआ दिखाई देता है। आपने अपना माथा देखा होगा, ललाट देखा है ना, कैसा उभरा हुआ होता है चेहरे के अकॉर्डिंग। जो आपका चेहरा होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो माथा होता है वो आगे की तरफ उभरा हुआ होता है, जिसमें ललाट या माथा कहते हैं। ये फ्रंटल अस्थि लंबी
चपटी तथा बाहर की ओर उभरी हुई होती है। जिसके अंदर की जो अस्थि होती है वो कैसी होती है, वो चपटी और बाहर की तरफ थोड़ा सा बाहर की तरफ उभरी हुई होती है, इसलिए हमें माथा थोड़ा उभरा हुआ दिखाई देता है। फोर्थ वन है टेम्परल्स अस्थि, दो शंखास्थित। टेम्परल्स अस्थि ये भी आप डायग्राम में देख सकते हैं कि शंख की आकृति की जैसी दिखाई दे रही है। खोपड़ी में दोनों ओर की संधि बनाती है, ये कनपट्टी का निर्माण करती है और यह ऑक्सीपिटल अस्थि के नीचे की ओर स्थित होती है। इस अस्थि में गुहा कैविटी पाई जाती है जिसमें अंतकण इंटरनल ईयर की 3 छोटी छोटी अस्थियां सुरक्षित होती हैं। ये क्रमशः बाहर से भीतर की ओर एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। ये मेलियस, इंकस तथा स्टेप्स या मिस भारे कर्ण के रूप में इसी गुहा के बाहर की ओर कर्ण पल्लव एयर पिना नामक उपस्थि लगी रहती है। डायग्राम में देख रहे हैं कि टेम्परल जो अस्थि है वो शंख के आकार की आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है एक जतुकास्थि, यह संख्या में एक ही होती है और एक तितली के आकार की अस्थि होती है। ललाट अस्थि के पीछे कपाल के बीच में तथा पार्श्विक अस्थि के बीच में होती है। ये पीछे की मस्तिष्क के पीछे की तरफ स्थित होती है। नवजात शिशु का यह भाग कुछ खाली होता है और जिसका यह बहुत ही कोमल होता है। बच्चे की बढ़ोतरी के साथ साथ इसमें भी कठोरता आने लगती है और इस शिशु के कपाल से छूकर अनुभव किया जा सकता है। जब आमतौर पर आपने खुद देखा होगा जब शिशु छोटा होता है तो उसकी जो अस्थियां होती है कैसी होती है, बहुत कमज़ोर होती हैं और उस छोटे से शिशु को पकड़ने में भी बहुत भय लगता है कि कहीं से कहीं अगर ये थोड़ा भी मुड़ गया कहीं से तो उसे हानि ना पहुंचे। तो जब बच्चा बॉर्न होता है तो उसकी जो अस्थियां होती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, तो उसको बहुत ही तरीके से और बहुत ही अच्छे से हम बच्चों को उस समय हम बच्चों को अपने पास पकड़ते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है तो क्या हो जाती है, उसकी जो अस्थियां होती हैं वो धीरे धीरे स्ट्रांग होती चली जाती हैं। 6 वन इज एक झरास्थि, ये नाक के दोनों तरफ छिद्र वाला भाग, चेहरे की रचना में देख सकते हैं आप। ये नाक के दोनों तरफ छिद्र वाला भाग बनाती है और ललाटस्थि के पीछे नीचे की तरफ दोनों अक्षी गुहाओं के बीच में स्थित होती है। इसमें छिद्र होते हैं, इससे सूखने वाली नाड़ियां मस्तिष्क तक जाती हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट, सब ये मस्तिष्क से कनेक्ट होती हैं सब चीज़ें। चेहरा, खोपड़ी में कपाल अस्थियों के अतिरिक्त सभी हड्डियां चेहरे के भाग बनाती है। संख्या में ये 14 होती हैं। खोपड़ी में कपाल अस्थियों के अतिरिक्त सभी हड्डियां चेहरे के भाग बनाती है। उसमें कितनी अस्थियां होती हैं? 14 होती हैं। मुख्यतः नाक, कान, मुख तथा दोनों जबड़े बनाती है। जबड़ा आप देख सकते हैं डायग्राम में कि मनुष्य में 2 जबड़े पाए जाते हैं, एक ऊपरी जबड़ा होता है तथा दूसरा निचला जबड़ा। ऊपरी जबड़ा कपाल की अस्थियों के साथ ही जुड़ा रहता है, जबकि इसलिए हिलता जुलता नहीं है और स्थिर रहता है, परंतु निचला जबड़ा अपनी ओर की अस्थियों से जुड़ा रहता है तथा विशेष प्रकार की संधि भी बनाता है। डायग्राम में दिखाते हैं कि कितने जबड़े, 2 होते हैं, सभी को पता है, एक ऊपरी और एक निचला जबड़ा। इसके बाद है ऊपरी जबड़ा। ऊपरी जबड़ा 2 समान अर्धभाग से मिलकर बना होता है, उन्हें जबिकास्थियां कहते हैं। ये ऊपरी भाग की अस्थि, इसके अंदर अनेक गुहिकाएं होती हैं जिसमें से नाक, कान, आंख सुरक्षित रहते हैं। यह मुंह के अंदर तालू की छत बनाता है और उसमें दोनों और दांतों के लिए गड्ढे बने होते हैं। अंदर से नाक और जो मुंह से अंदर का जो एक छिद्र है वो एक ही छिद्र होता है, वो दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। निचले जबड़े की अस्थि को मैंडिबल्स भी कहते हैं। यह अस्थि मानव की ठोटी का निर्माण करती है। ठोटी की अस्थि शरीर की सबसे मजबूत अस्थि होती है और निचले जबड़े के घोड़े की नाल के आकार की अस्थि होती है। निचला वाला जबड़ा होता है, उसके नीचे जो ठोटी होती है हमारी कैसे होती है, वो घोड़े के नाल के आकार की होती है। मैंडिबल्स अस्थि विशेष प्रकार की अस्थि द्वारा खोपड़ी में जुड़ी रहती है, जिसके कारण ये अस्थि दाएं बाएं तथा ऊपर नीचे हिल डुल सकती है। साथ ही इसमें भी ऊपरी जबड़े की तरह दांतों के लिए स्थान होता है और दांतों के लिए गड्ढे बने होते हैं। ये तो आपने देखा ही है, खुद नेचुरल चीज़ देखी है कि दांत कैसे लगे होते हैं। दांत कहाँ होते हैं? जबड़े में जो गड्ढे बने होते हैं उसी में दांत भी सेट होते हैं। ग है कपोलास्थियां। ये अस्थियां संख्या में 2 होती हैं। इन अस्थियों में दोनों गालों पर उभार बनता है। ये ऊपर की ललाट अस्थियों में दाएं और बाएं पार्श्व अस्थियों से जुड़ी होती हैं। कपोलास्थियां जो 2 गाल होते हैं, है ना, ये वहाँ पाई जाती है ना।
नासास्थियाँ ये छोटी आयताकार अस्थियाँ होती हैं और ये अस्थि हमें नाक का ऊपरी भाग और दोनों बाहरी नथनों का निर्माण करते हैं। नाक के जो दोनों नथने हैं वहाँ पे ये पाई जाती हैं। स्पंज अस्थियाँ होती हैं, ये बहुत मुलायम तथा लचीली होती है, नाम से पता चला स्पंजी मतलब, है ना। ये गोल व लंबी आकार की अस्थियाँ कागज की बत्ती की तरह नाक के अंदर मुड़ी रहती है और इसके द्वारा ही नाक की झिल्ली में संकुचन व प्रसार भी होता है। हम मतलब नाक को संकुचित भी कर सकते हैं, है ना। ऐसे जोर से दबाएंगे तो क्या होता है, तो हमारे नाक जो संकुचित हो जाता है, तो हम कैसे भी उसे फुला भी सकते हैं और संकुचित भी कर सकते हैं। च है एक सिरिकास्थि, ये छोटी चपटी त्रिकोणाकार अस्थि होती है। त्रिकोणा मतलब त्रिभुज के आकार की। ये नाक के नथनों के बीच की दीवार बनाती है और इसी के द्वारा नाक के दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। दो अश्रु अस्थियां, अश्रु ये नाक के भीतरी भाग में आंखों के अंदर की दीवार का निर्माण करती है। इसमें एक एक छिद्र होता है और इसे आंसू या आंख और नाक में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे कि आंसू कहाँ प्रवेश करते हैं, आंख और नाक में प्रवेश करते हैं। और दो तालु की अस्थियां, ये मुख व तालु के पीछे का भाग बनाती है और इसमें खोपड़ी का कार्य क्या है, खोपड़ी के द्वारा शरीर में निम्नलिखित कार्य संपन्न किए जाते हैं, जैसे वह सिर का कंकाल बनाती है, मस्तिष्क तथा उसके संबंधित संवेगी अंगों के लिए रक्षात्मक खोल बनाती है, जबड़ों को साधती है तथा उससे संबंधित पेशियों को जुड़ने का स्थान प्रदान करती है, नाक के छिद्रों का नियंत्रण करती है, दांतों के द्वारा भोजन कुतरने, चबाने तथा भोजन ग्रहण करने में भी सहायता करती है। तो हमारा खोपड़ी इतने कार्य होते हैं खोपड़ी के, लेकिन हम अगर बाहर से मनुष्य के शरीर को देखते हैं तो वो केवल हमें नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन जब हम उसके अंदर की संरचना के विषय में विस्तार से पढ़ते हैं तो पता चलता है कि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और किस प्रकार से वह कार्य करते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा धड़। धड़ हम नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में कराएंगे। अभी कोर्स कंप्लीट कराने के लिए इसलिए वीक में होम साइंस की 3 क्लासेस चल रही हैं आप लोगों की, एक ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, ये हमारा इस खंड का लास्ट लेसन होगा। उसके बाद पीछे वाले खंड में जो 2 लेसन रह गए वो बहुत सिंपल है, ईजी है। लास्ट वाले खंड का उसमें भी वो भी हम समझाएंगे। ठीक है, तब तक हमारा कोर्स हो ही जाएगा। एक अगले क्लास में ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा और उसके अगली वाली क्लास में वो दोनों लेसन भी कंप्लीट हमारे हो जाएंगे। क्लियर हो गया। क्योंकि आप लोगों की बुक भी लेट आई है इसलिए आप लोगों का कोर्स कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, कंप्लीट हम करवा देंगे। लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होती है इंक्वायरी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग अब तो स्कूल में भी आ सकते हैं, तो एक एक 2 बच्चे आके स्कूल में आके पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा संख्या में नहीं आना है, भीड़ भाड़ नहीं लगानी है। वो भी जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आप लोग स्कूल में आ सकते हैं 1 अक्टूबर से। क्लियर हो गया।